निफ्टी क्रैश नहीं होगी। बेशक इंडिया और पाकिस्तान ऑलरेडी वॉर में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट वॉर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन निफ्टी पे इस पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। निफ्टी के एकदम से क्रैश होने के बहुत कम चांसेस हैं। बाद में क्रैश हो सकती है हमारे काउंटिंग के हिसाब से, लेकिन जो इलियट वेब थ्योरी का पैटर्न हमें इस टाइम बोल रहा है कि इस टाइम इमीडिएटली 1 हफ्ते के अंदर-अंदर वो निफ्टी के क्रैश होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर वो क्रैश की कंफर्मेशन आनी होगी तो उसकी कंडीशन भी मैं आपको बता दूँगा। हर कोई निफ्टी में इंडियन मार्केट में एक क्रैश या डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो चुकी है और किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ये बोलने के लिए कि निफ्टी ऊपर भी जा सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बोल दूं कि निफ्टी क्रैश नहीं होती। एटलीस्ट थोड़ी पॉजिटिविटी बनी रहे। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि स्पिगलू वेव्स में हम दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, वार चल रही है नहीं चल रही है, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। हम बस अपने चार्ट देखते हैं। चार्ट क्या बोल रहे हैं वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और सिर्फ थंबनेल देख के ही इमेजिनेशन नहीं कर लेनी है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थंबनेल में पूरा सिनेरियो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थंबनेल जस्ट होता है अट्रैक्शन के लिए। एक बार आप देखें तो आपका मन करे कि हाँ, इसमें कुछ होगा, देख लें। बाकी लेकिन आपको अंदर देखना पड़ता है उसमें क्या है। तो बहुत सारे लोग फिर बाद में कंप्लेन करते हैं, क्योंकि थंबनेल पढ़ के हर कोई अपने हिसाब से अपनी कोई सोच बना लेता है, लेकिन वीडियो ध्यान से नहीं देखता। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, कंडीशन ध्यान से समझनी है, ताकि हम ट्रेडिंग में जो डिसीजन है वो अच्छी तरह ले सकें। तो अब चलते हैं हमारे एनालिसिस की ओर। ये एनालिसिस समझने से पहले क्यों मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में अभी इमीडिएट क्रैश की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है, वो समझने के लिए आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम में हम जाएं, अगर हम हमारे मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं जिसमें हमने मेजर वेव काउंट किए हुए हैं, तो इसमें अभी जो मार्केट हमारी मेजर वेव थर्ड में है, ये थर्ड। और इस थर्ड की अभी वन, ये जो 1 2 3, इसको मैं वीकली पे दिखाता हूँ आपको। ये 1 2 3 ब्लू कंप्लीट हो चुकी है, 4 चल रही है जो कि इरेगुलर बन रही है, और उसके बाद कहीं 5 जाएगी। 4 के अंदर डब्ल्यू एक्स कंप्लीट हो चुका है, वाई बन रहा है जो कि रनिंग है, और वाई के अंदर हमारा ए कंप्लीट हो चुका है, बी चल रहा है, बी के बाद नीचे सी बनेगा, सी बनने के बाद 4 बन के प्राइस 5 के लिए ऊपर जा सकता है। ये ओवरऑल सिनेरियो है। और उसके आगे मेजर 3 मेजर 4 बन के मेजर 5 बन सकती है। और ये जो वेव 5 तक पहुंचने का पूरा टाइम है, हो सकता है जो निफ्टी 2038 से लेके 2041 के बीच में कभी बड़ा टॉप रजिस्टर करे, और प्राइस शायद कहीं 33,000 से लेके 36,000 उसके आसपास कहीं हो। वो बात की बात है, उस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब उसके बाद ये जो एक्स के बाद वाई बन रहा है, इसको हम अलग टाइम फ्रेम चार्ट पे देख रहे हैं, और ये एनालिसिस है, काफ़ी टाइम से एनालिसिस चलता आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हमारा ए कंप्लीट हो चुका है, बी चल रहा है, बी के बाद सी आएगा, बी के अंदर हमारा ए कंप्लीट हो चुका है, बी कंप्लीट हो चुका है, सी चल रहा है ये वाला। और इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स काउंटिंग है। और जैसे ही ये सी कंप्लीट होगा उसके बाद हम नीचे की तरफ एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट करेंगे, फिर से जो नया लो तोड़ेगा। डिक्लाइन जो है 20,000 के आसपास, 21,000 के आसपास जा सकता है। अब ये जो वेव काउंटिंग है ना, ये जो 125 मिनट पे की हुई है मैंने, और जो मेजर वेव काउंटिंग है, इसको अगर आपने पूरा समझना है तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें मैंने ये काउंटिंग की थी। ये आज से 2 महीने पहले मैंने काउंटिंग की थी जब प्राइस यहाँ पे था। और ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये तब की मैंने बनाई हुई है। प्राइस बिल्कुल वैसे चल रहा है, लेकिन ये बहुत पहले का एनालिसिस है। तो ये मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे देता हूँ, उस पे देख लीजिए अगर आपको समझना है, स्पेशली जो न्यू हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या किया हुआ, या जिन्होंने कहीं और से एलियट वेब थ्योरी सीखा हुआ है तो उनको भी शायद ये काउंटिंग समझ में नहीं आएगी। उनको समझना है अगर डीपली, तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे देता हूँ। जब मैंने ये काउंटिंग की थी उस टाइप की वीडियो, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो नीचे नीचे जाओगे तो 2 महीने पहले की आपको वीडियो मिलेगी, जिसका टाइटल टाइटल होगा निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। 2 महीने हो चुके हैं इस वीडियो को बने हुए। इस वीडियो को अगर आप देखोगे, तो प्ले करोगे, तो आपको ये दिखेगा कि ये देखो उसी टाइम का एनालिसिस है। मैंने मैंने इस पिग्लू इलियट वेव के सारे रूल्स को कंबाइन करके क्यों-क्यों, कौन-कौन सी वेव काउंटिंग ले रहा हूँ, वो डीपली, बहुत डीपली समझाया हुआ है। और एनालिसिस करते-करते 18 मिनट के आसपास हम एक कंक्लूजन तक पहुँचे थे कि आगे क्या हो सकता है। और ये उस टाइम मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, प्राइस नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, और लेवल भी थे 24,000 से लेके 21,500, फिर ऊपर 24,000 से लेके 24,500 के आसपास जाके फिर प्राइस बी बना के सी बना सकता है। ये जो लाइन्स है ना, आप कंपेयर करोगे तो ये वही लाइन्स हैं।
बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही लाइन्स हैं उस टाइम की, और काउंटिंग भी देखोगे तो वही काउंटिंग है। तो यही अगर आपने पूरी काउंटिंग को ध्यान से समझना है कि ऐसी प्रेडिक्शन हमने पहले से ही कैसे कर दी, तो आप ये वीडियो 2 महीने पहले की देख सकते हैं। इसका लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। दोबारा-दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब ये जो वेव सी चल रही है ना, ये कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, इसको देख रहे हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि है 125 मिनट टाइम फ्रेम। तो अभी सीधा उस पे चलते हैं, जो कि है ये वाला। इसमें जो सी में हमारा 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। 4 अभी भी स्टिल रनिंग में है, और 4 बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। 4 के अंदर ए बन चुका है, अभी बी बनना बाकी है, सी बनेगा। इस बी के अंदर हमारा डब्ल्यू कंप्लीट हो चुका है, एक्स कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, ऊपर वाई बनेगा, वाई के बाद बी कंप्लीट होके सी कंप्लीट हो गया, फिर 4 एंड 5 बनेगा। तो अगर ये वेव काउंट को मैं देखूँ तो अभी बहुत टाइम हमारे पास बाकी है। मतलब अभी हमारा ऊपर का ये वाई बनना बाकी है, फिर नीचे सी बनना बाकी है, ये 5 बनना बाकी है, उसके बाद नीचे प्राइस आने के चांसेस हैं। और इसमें ये इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है इसमें 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाएँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतनी जल्दी हम कोई क्रैश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डिक्लाइन आ सकता है। डिक्लाइन कहाँ तक आ सकता है? मैक्सिमम डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,580 तक का। प्राइस अभी आज जो रजिस्टर किया है प्राइस 24,935, तो उससे कोई 350 पॉइंट और नीचे तक प्राइस आ सकता है। 350 पॉइंट और नीचे प्राइस जाएगा तो उसको हम क्रैश नहीं बोलेंगे। तो अगर ये वेव काउंट के हिसाब से चलें तो 23,579 तक प्राइस जा सकता है, लेकिन उससे नीचे का बड़ा क्रैश अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर ये ब्रेक हो गया, अगर 23,579 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूल्स के बेसिस पे ब्रेकआउट हो गया, फिर अगला टारगेट सीधा ये लो के नीचे ही आएगा। फिर इसके पहले कोई टारगेट नहीं आएगा। जब तक ये नहीं टूटता और जब तक हमारे वेव काउंट्स बिल्कुल सही से चल रहे हैं, तब तक हम कोई बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वॉर श्योर होती रहेगी, वो बायसनेस मत रखिए। वॉर श्योर की जो खबरें बहुत दिनों से आ रही हैं, ऊपर नेगेटिव डाइवर्जेंस बहुत दिनों से बन रहे हैं। अ, अगर हम देखें तो ये जो डिक्लाइन आया था, यहीं से इसी डिक्लाइन के बाद से लोग सेलिंग में हैं, और 2 हफ्ते हो चुके हैं, प्राइस गिरने को नहीं आ रहा था। और जब प्राइस ऊपर से गिरने लगा है तो ये वीडियो देखिए, जो ट्यूसडे की वीडियो थी, लास्ट ट्यूसडे की वीडियो मैंने बताई थी कि निफ्टी फॉर ट्यूसडे क्वेश्चन एट हायर लेवल्स, और उसके बाद सेलिंग सेलिंग ये थे। तो सेलिंग कहाँ करनी है ना? 6 मई ट्यूसडे को प्राइस यहाँ पे था, तो क्वेश्चन एट हायर लेवल, स्टॉप लॉस ये था हाई, उसके बाद कंटिन्यू इसी स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करते आ रहे थे, और जो नीचे का टारगेट था वो था हमारा 24,000, वो भी आज अचीव हो गया। तो जब नीचे आया यहाँ तक, तो यहाँ तक हम सेलिंग में थे। ये लास्ट 3 वीडियो देखो तो वही ट्यूसडे क्वेश्चन एट हायर लेवल्स, फिर वो सेलिंग के लेवल क्या रहेंगे, और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि सेलिंग का टारगेट और बाइंग का लेवल जल्दी आने वाला है। तो सेलिंग का टारगेट आ गया, बाइंग की कंडीशन देखे हैं कि कब बनती है। अभी जो हमारे वेव पॉइंट्स हैं वो इमीडिएट कोई क्रैश नहीं दिखा रहे। इवन वो दिखा रहे हैं कि प्राइस बाउंस कर सकता है थोड़ा, और 23,579 तोड़े बगैर तो ऊपर की तरफ है 5 का बाउंस आना ही चाहिए। अगर ये टूट गया, पैटर्न नेगेट होगा, देन हम देखेंगे, फिर तो हम सीधा नीचे के टारगेट के लिए जाएँगे, लेकिन उससे पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी हम देख लेते हैं मंडे के लिए। ओवरऑल तो ये प्राइस की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 23,579, जब तक ये नहीं टूटता प्राइस ऊपर एक बार जा सकता है 24,780 टच करने, जो कि मैंने बहुत पहले आपको एक टारगेट दिया था, ये वाला 24,781, वो किसका है? 4 के बाद 5 बनने का टारगेट है। तो ओवरऑल देखें तो जब तक प्राइस इस सपोर्ट में है, ये सपोर्ट बहुत बड़ी है, 450 पॉइंट की सपोर्ट है। जब तक प्राइस इस सपोर्ट में है, तब तक 24,780 आने के चांसेस हैं। सपोर्ट टूटेगी तभी प्राइस नीचे आ सकता है। ये हो गया ओवरऑल। अब हम देखेंगे कि मंडे के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंडे के लिए हम जो देख रहे हैं ना, ये जो लास्ट एबीसी, ये जो वाई है, वाई के अंदर की लास्ट एबीसी के बेसिस पे ही हमारे ट्रेड हो रहे थे। तो ये देखते हैं एबीसी कहाँ पहुंची है। एबीसी कंप्लीट होगी तो फिर प्राइस ऊपर जाएगा वाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एबीसी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। इसको मैं अलग चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे और क्लस्टर हो जाएगा। वैसे ही आपको अकाउंटिंग पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही है। जो न्यू हैं, जो पुराने हैं, वो तो इसको समझते हैं। इस एबीसी को ना, इस सिर्फ इस एबीसी को अलग चार्ट पे देखते हैं। तो कल की वीडियो में जो हमने एबीसी मार्क किया था वो ऐसा था कि ये ए था, ये बी था, सी था, और सी का जो कम से कम टारगेट बताया था वो बताया था आपको 100 से लेके 130%। ये कम से कम था, मतलब कम से कम आना चाहिए। मैक्सिमम रेंज आपको बताई थी मैंने 580, ये 580 है ना, ये मैक्सिमम थी। इसकी ये मिनिमम 100%, ये मैक्सिमम, तो मिनिमम अचीव हो चुकी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो आपको क्या करना है,
कि ये जो यहाँ से सी स्टार्ट हुआ है, सी का 23% 38% कैलकुलेट करते रहना है। यहाँ पे ना ये लो गलत दिखा रहा है, ये लो गलत है। अगर ये यहाँ पे लो देखें तो ये लो आ रहा है 23,960, लेकिन आज का जो लो था ना वो 935 था, वहीं पे मार्केट ओपन हुई थी। तो जैसे मैं यूरोदा का चार्ट खोलता हूँ, ये यूरोदा का चार्ट है, हाँ, यूरोदा का चार्ट निफ्टी। ये अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में लो देखो तो ये जो सुबह का लो है बाद में अभी कटा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस पे तो ये 960 का लो दिखा रहा है। 960 नहीं, 935 का लो था, तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ नीचे। ठीक है, ये एक लाइन मैंने खींच दी। एक्चुअली आज का लो जो था ना वो ये है, और इसके बाद ये लो टूटा नहीं है अभी। तो जो कल डिस्कस किया था मैंने कि 2 तरीके से प्राइस यहाँ पे आ सकता है। एक आ सकता है आपका 1, 2, 3, 4, 5 बना के, एक 1, 2, 3 बना के आ सकता है। अगर 1, 2, 3 बना के प्राइस ने ऊपर तोड़ दिया, 38% ऊपर का तोड़ दिया, अभी 38% हम कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट से, 935 से 75 से, और ये मिनिमम टारगेट अचीव हो चुका है, इसको मैं हटाता हूँ। अभी बस मुझे ऊपर का देखना है। ये 38% है, तो प्राइस 935 से ऊपर गया है बाउंस करके, और कल डिस्कस किया था कि अगर 3 बना के ही प्राइस जस्ट 3 बनाता है, ऊपर तोड़ देता है, तो फिर ये एबीसी बन जाएगा, फिर बी हमारा आगे शिफ्ट होगा, सी नीचे आएगा। ऐसे अगर 1, 2, 3, 4, 5 बना के तोड़ता है तो फिर हमारा बी यहीं पे रहेगा। अब क्या हुआ, 1, 2, 3 ही है, और उसके बाद प्राइस ने ऊपर देखो तो ब्रेक कर दिया, प्राइस ऊपर गया है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर आप देखें ना, यहाँ से 935 से प्राइस ऊपर गया है, इस जगह से जो आ रहा है 24,133, प्राइस उसके ऊपर गया, लेकिन वो 38% ट्रेशन ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो प्राइस ऊपर चला गया तो हमें डाउट हो जाता है कि ये 1, 2, 3, 4 है भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हमारा ट्रेड नहीं बनता है। ट्रेड बनने के लिए हमारा 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल्स के बेसिस पे ब्रेकआउट होना चाहिए। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाके नीचे आया तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हो सकता है आगे बी बन के बाद में सी बने। आ सकता है प्राइस नीचे, लेकिन 38% के प्राइस ऊपर गया है तो हम यही सोचेंगे कि हो सकता है बी बन के सी बने। लेकिन यहाँ पे अभी बाइंग एक्टिवेट नहीं हुई है। ठीक है, बाइंग एक्टिवेट होगी 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो। और मैं अपना ट्रेड भी अगर दिखा दूं, जैसे मेरे आज के ट्रेड थे, ये देखेंगे तो जो ट्रेड मैंने कल से नीचे के लिए डाले थे ना, वो जैसे ही वो 38% प्राइस ऊपर जा गया उसके बाद नीचे आया, तो मैंने वो ट्रेड निकाल दिए थे। वो ट्रेड मैंने निकाल दिए कुछ 40-50 हज़ार के प्रॉफिट में। उसके बाद मैंने दूसरे ट्रेड डाले हैं। दूसरे ट्रेड अगर देखो ना तो ये प्राइस नीचे जाएगा उसके लिए भी है, और अगर प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि 38% प्राइस ऊपर ब्रेक किया है तो मैंने ऊपर के लिए ट्रेड डाल दिया। ये देखो, ये जो ट्रेड है ना, ये ऊपर के लिए मई की 24,800 की कॉल बाय है, उसके साथ सेल किया हुआ है, हैज किया हुआ है 24,600 की कॉल को। अभी तक ये ट्रेड हमें 16,000 का प्रॉफिट दे रहा है। तो अगर ऊपर गया तो ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देगा। ये वाला ट्रेड हमारा लॉस में जा नहीं सकता, क्योंकि 219 पे हमने एक पुट खरीदा हुआ है, और 80 पे 3 बेचे हुए हैं, तो इसमें लॉस हो ही नहीं सकता। तो ये ओवरऑल ट्रेड अभी हमारा प्रॉफिट में है। ये ट्रेड ऐसा ही है कि ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे जाएगा तो इसको लॉस हो सकता है। तो 530 580 के नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक बाउंस जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाउंस हो सकता है, इसलिए ऊपर के लिए भी ट्रेड कर दिया। अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन जैसे वॉर का टाइम है, हो सकता है बड़ा गैप अप हो जाए और मेरा ये ट्रेड कहीं जो प्रॉफिट दे रहा है वो ले जाए, तो मैंने पहले से ही एक हैश ट्रेड डाल दिया। अभी नीचे ये प्राइस देखो, अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ट्रेड पे ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो मैंने अगर देखो तो ऊपर की तरफ भी ट्रेड कर दिया हुआ है कंफर्मेशन से पहले ही। लेकिन जो ट्रेड एक्चुअली हमारा बनता है वो बनेगा ये हाई टूटने के बाद, 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का ब्रेकआउट के बाद। लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, ठीक है, जब तक ब्रेक करता है अपना बाइंग इन मत करो, अभी सेलिंग से एग्जिट हो जाओ। सेलिंग जो करनी थी ना उससे एग्जिट हो जाओ। ज़्यादा नीचे प्राइस जाएगा, थोड़ा जाने दो नीचे, लेकिन बाइंग जो है, बाइंग अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। बाइंग अगर ये ऊपर ब्रेक हुआ ना 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे, तब बाइंग एक्टिवेट होगी। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, अगर ए के बाद बी आगे शिफ्ट हुआ तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ मैं, तो ये जो इंटरनल पैटर्न बनेगा ना, इट कुड बी एबीसी या डब्ल्यू एक्स वाई। ये जो पैटर्न बनेगा, सपोज ये इंटरनल में डब्ल्यू, ये एक्स, ये डब्ल्यू एक्स पे एक्स, देन ये ऊपर की तरफ वाई बन सकता है। अगर ऐसा पैटर्न बना तो जरूरी नहीं है प्राइस ज्यादा ऊपर जाए। प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कम से कम कहाँ तक जा सकता है, कम से कम रहेगा ये जो डब्ल्यू एक्स वाई, वाई का 100 से लेके 123%। तो कम से कम हम नहीं, यहाँ से नहीं आएगा, ये नीचे से आएगा यहाँ से।
तो कम से कम जो प्राइस आ सकता है वो ये रहेगा 24,223। अब ये कम से कम है, और जब भी हम बाय करते हैं तो हमारा जो टारगेट है ना वो कम से कम ही लेते हैं। सपोज मैं अगर यहाँ पे बाय करता हूँ, ये ब्रेक होने के बाद बाय करता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा ये रहता है, टारगेट मेरा ये रहता है। स्टॉप लॉस मेरा अगर ये रहेगा और टारगेट मेरा ये रहेगा, मतलब इतना बड़ा मेरा रिस्क रहेगा और इतना सा मेरा टारगेट रहेगा, तो वो ट्रेड मैं नहीं करता हूँ, है ना? ऐसा ट्रेड करना चाहिए क्या? इतना रिस्क है और इतना छोटा सा टारगेट। ऐसा नहीं है कि यहीं तक आएगा प्राइस, प्राइस ऊपर जा सकता है, हो सकता है हाई भी क्रॉस कर जाए। लेकिन जब भी हम ट्रेड करते हैं ना तो हम रिस्क रिवार्ड देखते हैं। रिस्क रिवार्ड होता है कम से कम टारगेट का, कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कम से कम टच करना ही चाहिए। कम से कम की बात है तो वो यहाँ तक आती है। हाँ, ऐसा हो सकता था जैसे मैंने ट्रेड कर लिया नीचे के स्टॉप लॉस के साथ कर लिया हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन वो हैश ट्रेड है, नेकेड ट्रेड नहीं होता। वैसे जब तक कि कंफर्मेशन नहीं आती। तो प्रॉब्लम ये है कि कम से कम टारगेट है ये आ रहा है, उसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा 60-70%। तो ये वाली रेंज, तो यहाँ से एक एक्स कंप्लीट होगी, उसके बाद वाई बनेगा। तो ये जो एक्स के बाद जो वाई बनेगा ना, तो उसका जो टारगेट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा, रिस्क रिवार्ड सही नहीं बन रहा, तो इस वाई को ट्रेड नहीं करेंगे। जो मेरी कंडीशन रहती है, इस वाई को मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इस वाई को मिस कर दूँगा। हाँ, इस वाई के बाद अगर मुझे नीचे वाई कंफर्मेशन मिलती है कि वाई कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं नीचे सी के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये जो ऊपर के लिए मैंने आपको कल बोला था कि प्राइस अगर ऊपर ब्रेक करेगा, तो आप बाय कर सकते हो, और वो बाइंग अभी छोड़नी पड़ेगी बिकॉज़ रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो डब्ल्यू के बाद एक्स है ना, वो ज़्यादा नीचे एक्सटेंड हो गया। तो अभी जो ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा, जो 38% के ऊपर गया है तो प्राइस यहाँ से बाउंस कर सकता है, लेकिन जो मिनिमम टारगेट यहाँ तक आ रहा है, कम से कम टारगेट का रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं बन रहा, तो इसलिए ये ट्रेड छोड़ना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड होगा तभी ट्रेड करेंगे, ऐसे ही हर दिन घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमें यहाँ सपोज़ यहाँ तक प्राइस मिलता है, कोई WXY कंप्लीट होता दिखता है, सीधा-सीधा प्राइस ऊपर जाता है, जैसे AR1, BR2, CR3 बनेगा, यहाँ तक जाता है, उसके बाद अगर प्राइस नीचे 38% तोड़ देता है। ये जो ब्लू लाइन है, मतलब प्राइस यहाँ से WXY बना, या WXY क्या, ABC भी बन सकता है। अगर ये बना, उसके बाद ये 38% तोड़ा, तो तब हम इस सी के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सी का जो टारगेट आएगा वो कैसे आएगा? ये आपका ए, ये आपका बी के बाद सी का 100 से 123%। तो यहाँ से टारगेट हमारा अच्छा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बाइंग कहीं यहाँ बनेगी और सेलिंग यहाँ बनेगी और टारगेट ये बनेगा, तो ये रिस्क रिवार्ड अच्छा है। लेकिन जो अभी अगर ये ब्रेक होने के बाद हम देखें, ये 24,133 ब्रेक होने के बाद जो कम से कम टारगेट 233 आ रहा है, 100 पॉइंट के टारगेट के लिए ट्रेड एडवांस में देना मुश्किल है, वो भी ऐसे इवेंट के टाइम पे। तो कंडीशंस मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी कि सेलिंग से एग्जिट हो जाओ, सेलिंग से एग्जिट, बाइंग नहीं करेंगे। ओवरऑल प्राइस की जो कंडीशन है वो ये है कि प्राइस इस रेंज में कहीं जा सकता है, इस रेंज से डिक्लाइन दे सकता है। अगर प्राइस इस रेंज में जाता है, वाई की कंफर्मेशन आती है, वाई की कंफर्मेशन मतलब WXY, वाई पे 38% रेशो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करो इस पूरे पूरे वाई पे। पहले तो इस रेंज में प्राइस आएगा, इसको मैं हटाता हूँ, ये आपको पता चल गया क्यों कैलकुलेट की हुई है। पहले तो इस रेंज में प्राइस आएगा, उसके बाद ये जो वाई का 38% अगर नीचे की तरफ टूटता है तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। फिर हम बी कंप्लीट करेंगे सी के लिए। जो सी का टारगेट होगा वो कितना होगा? ये जो ए है, ए का 100 से 123%। तो तब ऊपर सेल कर सकते हैं, लेकिन बाइंग प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं मंडे को, लेकिन बाइंग नहीं बनती बिकॉज़ हमारा टारगेट बहुत छोटा है। सेलिंग कर सकते हैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ कंफर्मेशन आती है, क्योंकि उसमें हमारा छोटा-सा स्टॉप लॉस रहेगा, 100-150 पॉइंट का, टारगेट हमारा 350 पॉइंट का रहेगा। एंड उसके बाद जब प्राइस नीचे आता है, नीचे से दोबारा से फिर ये 590 तोड़े बगैर दोबारा से प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे आएगा तो फिर दोबारा से वहीं पे 38% डिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करके ऊपर के लिए भी जा सकते हैं। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस। मंडे को क्लैरिटी आएगी, प्राइस ऊपर जाएगा, अगर मंडे को हमें मौका मिला तो मंडे को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नीचे सेल करना है कि नहीं करना है, नीचे आएगा तो ऊपर के लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज अगर कहीं ऐसा होता है, सेलिंग से हम अभी एग्जिट हो चुके हैं, सेलिंग अभी होल्ड नहीं कर रहे, अगर कहीं मैं फेल हो जाता हूँ, मतलब ये जो एनालिसिस है हमारा गलत प्रूफ होता है, प्राइस नीचे आ जाता है, तो अभी नीचे की तरफ हमारा कोई ट्रेड बनेगा नहीं। ठीक है, अगर प्राइस ये ब्रेक कर जाता है तो फिर पूरा का पूरा ये जो है ना, हम ये मान के चलेंगे कि 3-4-5 कहीं कंप्लीट हो चुका था, हमसे गलती हो गई। नहीं भी कंप्लीट हुआ होगा तो कोई और चारा हमारे पास बचेगा नहीं, जैसे ही 23,579 टूटता है फिर तो हमारा सीधा टारगेट आएगा नीचे 21,800 के नीचे, उससे पहले कोई टारगेट नहीं आएगा। अगर वैसा हो जाता है
तो आने देंगे नीचे, 300-400 पॉइंट छूट जाएँगे हमसे, जब 23,579 टूटता है तो फिर से बाय कर लेंगे। अपनी-अपनी कंडीशन समझ लो, क्योंकि इसमें ना जो मैंने बताया वो सारे टाइम फ्रेम में बताया। और लॉन्गर टर्म क्या हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। लॉन्गर टर्म में प्राइस अभी जब तक 19,324 के ऊपर है तब तक बुल रन में ही है, और बुल रन अभी बहुत लंबा है। 2038 अभी से, यहाँ से भी 13 से 14 साल तक का बुल रन है। अ, जब तक 19,324 नहीं टूटता तब तक लॉन्गर टर्म में नीचे का कोई क्रैश, मतलब बड़ा क्रैश जो होती है, बड़ी रिसेशन नहीं है। मैक्सिमम 19,324, इसके नीचे प्राइस के जाने की पॉसिबिलिटी कम है, और अभी बुल रन में बहुत टाइम है। ये है लॉन्गर टर्म, जो कि बोलते हैं हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करनी है, ये उनके लिए है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, मीडियम टर्म की बात करूँ, तो प्राइस अभी ये जो बी है ना, बी का जो इंटरनल सी है उसके कहीं आस-पास है। मतलब यहीं कहीं प्राइस यहाँ से आगे आने वाले टाइम में गिर के दोबारा लो तोड़ सकता है। तो अगर आपको मीडियम टर्म में जाना है तो मतलब आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ से डिक्लाइन आ सकता है। ठीक है? ये मीडियम टर्म, अगर आप 1 साल का सोच रहे हैं तो 1 साल में क्या हो सकता है? अगर आप बोल रहे हैं कि अगले 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने में क्या हो सकता है, तो वो आपका ये एनालिसिस है कि ये आपकी सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटती प्राइस अभी ऊपर ही है। अभी 1 लेग ऊपर बची हुई है, अगर ये लेग कंप्लीट होती है तो फिर प्राइस वो नीचे आ सकता है, जो कि मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि इसमें भी जो सी है ना, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इंटरनल में देखा, सी में भी एक बार और ऊपर जाके फिर प्राइस ऊपर जाके नीचे आ सकता है। ऐसे करके नीचे आ सकता है। तो 1-2 साल में ये कंडीशन आ सकती है, बट ये जो कंडीशन है ये हो सकता है अगले 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाए 5, फिर बाद में प्राइस नीचे आए, ये हो गया। अगर आपने इंट्राडे में देखना है तो इंट्राडे की कंडीशन मैंने आपको यहाँ समझा दी कि अभी हम सेलिंग नहीं करेंगे, प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है, बाइंग भी नहीं करेंगे, टारगेट छोटा आ रहा है, लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाता है, बाई बनाता है तो नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। उसका मैंने प्रोसेस बता दिया, क्योंकि ये अभी मुझे नहीं पता कहाँ तक प्राइस जाएगा, इस रेंज तक, उस रेंज तक। जहाँ तक जाएगा फिर उसके बाद 30% टूटेगा, उसके बाद ट्रेड बनेगा। तो वो सब बता दिया। तो हर एक टाइम फ्रेम के लिए मैंने यहाँ पे आपको कंडीशन बताई है, लेकिन मिक्स अप नहीं करना है ना? इंट्राडे को स्विंग से मिक्स अप नहीं करना है। अच्छी तरह वीडियो देखिए, समझ में नहीं आया तो, और अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके ट्रेडिंग स्टाइल के बेसिस पे समझने की कोशिश करिए कि क्या कंडीशन बन सकती है। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एनालिसिस के साथ या फ्रेश नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।